हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, सभी को जोहार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, एकदम ही मिस नहीं करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप जैसे भी जो भी पैटर्न से आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो आपको करते रहना है, साथ में हम लोग जो अपलोड कर रहे हैं उसको भी देखते हुए चलना है। अभी क्या हुआ है, रिसेंट अपडेट हमारे पास क्या आया है कि जैक बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो यानी कि विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी में भी मिलेगा आंसर्स यानी क्वेश्चंस और उसका आंसर्स, और इंग्लिश में भी मिलेगा, तो दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, पहले डिस्कस करते हैं क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो फुल मार्क्स रहने वाला है 80 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको कितना मिलने वाला है, तो 3 आवर्स का, 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का 3 घंटे का रहेगा। तो इसमें क्या क्या है पैटर्न, चलिए देखते हैं। पहला दिया इस प्रश्न पत्र में 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया, कुछ में आपको ऑप्शंस करके मिलेगा और। ठीक है, या तो ये या तो वो। ठीक है, एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर दे, यानी और वाले में आपको दोनों नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए थर्ड वाला पढ़ते हैं हम लोग। खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अंक का, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे एमसीक्यू के। वो कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। ठीक है, फिर खंड बी में 6 अति लघु प्रश्न है, यानी कि ब्रीफ शॉर्ट आंसर जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक अंक कितने मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का है। क्लियर है। खंड डी जो आपका लास्ट सेक्शन है डी, इसमें कितने रहने वाले क्वेश्चन, 4 रहेंगे, लेकिन ये थोड़े से बड़े वाले आंसर्स रहेंगे। कितने मार्क्स का है ये, 5 मार्क्स का। क्लियर हो गया। डी यानी कि टोटल ए बी सी एंड डी 4 सेट्स में आपका रहने वाला है, 4 पार्ट्स में रहेगा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बायो का एमसीक्यू। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन है आमाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत। क्वेश्चन है इंग्लिश में, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फूड का डाइजेशन होता है। ऑप्शन है आपके पास स्टमक, देन माउथ कैविटी, या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आंसर आंसर क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड। कहां पे होता है फाइनली डाइजेशन हमारा, मतलब जितना भी आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन यानी कि पाचन कहां पे हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं होगा सर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल क्या चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, क्या चीज का वहां पे होता है एब्जॉर्प्शन, बताओ, पानी का होता है। क्लियर है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी, क्या होगा, छोटी आंत। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहां होता है। ऑप्शन आपके पास श्वास नली और स्वरयंत्र, फेफड़ों की एल्वियोली, एल्वियोली और गले, गले या फिर गले और स्वर यंत्र। इंग्लिश में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन के समय में, यानी कि जब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को हम लोग इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, उस समय में ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जो प्रक्रिया हो रही है कि सांस ले रहे छोड़ रहे, ये कहां पे दोनों गैस जाके मिल रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए तो कहां पता है, इंग्लिश का ऑप्शन देखते हैं, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है एल्विलाई ऑफ लंग्स, थर्ड है एल्विलाई एंड थ्रोट, डी है थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनीवन। पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्विलाई, जल्दी बोलो, एल्विलाई। हाँ हिंदी में, चलो चलिए पहले देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर, फेफड़ों के एल्वियोली में। ठीक है, यानी कि एल्विलाई ऑफ लंग्स। एल्विलाई आपको पता नहीं स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो कैसा, ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसमें क्यों होता है एल्विलाई में, तो सर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रक्त कोशिकाएं ज्यादा होती है। ठीक है, इन इंग्लिश आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त ज्यादा रहेगा, तो उसमें जल्दी से जल्दी क्या घुल जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या घुल जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, पहले हिंदी में देखते हैं। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, देखो ध्यान दो, दिख रहा है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। दूसरा, श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। या फिर सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन इसमें को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 1 या 2, 1, 2, 3, 2 या 3, 3 या 4, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये देखो छोटा कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है बच्चों, देखो ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस बताने हैं। हिंदी का हो गया, चलिए अब इंग्लिश का देखते जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन? पहला है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। सेकेंड, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट etc आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। Third, involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by the medulla in the hindbrain. और लास्ट हमारे पास cerebellum does not control posture and balance of the body, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर? सी। कौन कौन से? तो पहले इंग्लिश का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 2 and 3। 2 क्या है हमारा? सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट्स आर ऑल लोकेटेड इन फोर ब्रेन, बिल्कुल सही है। थर्ड, इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर्स आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से हिंदी में भी क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या था सी नंबर में। 2 and 3। 2 में क्या है? श्रवण, दिख रहा है बच्चों? श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल से मेडुला ही क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्लियर है? 2 and 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बायो में 15, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। हाँ आ गया आपके पास, ठीक है। बेमेल जोड़ी का चयन करें, यानी कि मिसमैच वाला, ठीक है, सही मेल जोल नहीं है, ठीक है। एड्रेनलिन के साथ दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन के साथ दिया वृषण, एस्ट्रोजन के साथ में दे दिया अंडाशय, और थायरोक्सिन के साथ में क्या दिया हुआ है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इन इंग्लिश में इसको देखते हैं क्या है। एड्रिनल के साथ में मैच कर दिया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन के साथ में दिया है टेस्टिस, एस्ट्रोजन के साथ में दिया हुआ है ओवरी, एंड थायरोक्सिन के साथ में क्या है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आपको बताना इसमें से कौन गलत मैच किया हुआ है, यानी कि उसका नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो चलो, एड्रिनल क्या रिलीज करता है? ऑब्वियस सी बात है, क्या रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन कौन रिलीज करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो आंसर मिल गया आपको, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे क्या दे दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि दिया हुआ है। तो ये क्या? ये तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है ना। ये क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, यानी कि बढ़ने के लिए जो हार्मोन का जरूरत पड़ता है वो रिलीज करता है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, वृषण, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन, अंडाशय, फीमेल में इसमें होता है, ठीक है, मादा में। थायरोक्सिन, थायराइड रिलीज करता है, ठीक है। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर ए, ये बेमेल था। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं, मतलब युग्मक मतलब क्या? अंकुरन कोशिकाएं, ठीक है, उत्पन्न करने वाले भाग हैं। क्या क्या है? पुंकेसर और परागकोश, ठीक है, पहला। दूसरा, तंतु और वर्तिकाग्र।
तीसरा परागकोश और अंडाशय, चौथा पुंकेसर और वर्तिका। इंग्लिश में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, ठीक है, आर कॉल्ड स्टेमेन एंड एंथर, पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है फिलामेंट एंड स्टिग्मा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, एंथर एंड ओवरी, ठीक है। और चौथा क्या है, स्टेमेन एंड स्टाइल। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर दिख रहा है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 16। बताइए इसका आंसर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए बताते हैं आपको। परागकोश और अंडाशय। क्या होगा, परागकोश और अंडाशय। इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथर एंड ओवरी। क्लियर है, एंथर पोलन ग्रेन, ओवरी ओव्यूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। अमीबा, स्पाइरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि, ठीक है, पहला वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। दूसरा वे सभी एक कोशिकीय हैं, ठीक है। तीसरा वे केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। चौथा वे सभी बहुकोशिकाएं हैं। बहुत कंफ्यूजन है, लगभग है सभी, ध्यान से आप आंसर दोगे, ठीक है। चलिए इंग्लिश का देखते हैं। अ फीचर ऑफ reproduction that is common to amoeba, spirogyra and yeast is that, पहला they reproduces asexually, they are unicellular, they reproduce only sexually, या डी they are multicellular। क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, जल्दी बताओ क्या होगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, क्या होगा आंसर ए। क्या होगा आंसर ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। दैट मीन्स दे रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकाएं में कैसे होता है प्रजनन, तो अलैंगिक होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर कहां से है, चलिए देखते हैं। उसके बाद 18, ये हेरिडिटी चैप्टर से है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ, नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन विरासत में नहीं मिलता है, यानी कि वंशानुगत नहीं आता है। पहला है ऑप्शन आंखों का रंग, दूसरा है त्वचा का रंग, तीसरा है शरीर का आकार, चौथा है बालों की प्रकृति। इंग्लिश में समझते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी अक्वायर्ड, अक्वायर कर सकते हैं उसको, ले सकते हैं, ठीक है। अक्वायर बट नॉट इनहेरिटेड, यानी कि जीन के थ्रू नहीं आ सकता है वो, ठीक है। ऑप्शन है कलर ऑफ द आई, ऑप्शन क्या है, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द स्किन, और इसका दो ऑप्शन ये रहा, दिख रहा है, दो ऑप्शन क्या है, साइज ऑफ द बॉडी और नेचर ऑफ हेयर, ठीक है। साइज ऑफ द बॉडी और नेचर ऑफ द हेयर। क्लियर है बच्चों, ये चार है। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको थोड़ा क्वेश्चन सही से दिखने लगेगा। दिख रहा है अभी, ठीक है, दिख रहा है सभी को थोड़ा सा, हाँ देखिए सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ क्या होगा। यस, वेरी गुड, क्या होगा, शरीर का आकार। शरीर का आकार को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, वो जेनेटिकली यानी कि वंशानुगत नहीं आता है। क्लियर है, तो क्या होगा आंसर, शरीर का आकार। तो ये जो कौन सा लक्षण था, तो शरीर का आकार का जो लक्षण होता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, विरासत में नहीं मिलता बल्कि खुद से हम लोग अपने अनुसार उसे कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इंग्लिश में आंसर क्या हो जाएगा, so the character through which can be acquired not herited is the size of the body। क्या होगा, size of the body। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यस ये रहा 19 सॉरी 19 ही है, ठीक है। चलिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में दिख रहा है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था।
ठीक है, ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, मॉर्गन या लमार्क, किसने दिया था? ठीक है, क्या मेंडल ने दिया था, क्या लमार्क ने दिया था, या फिर क्या मॉर्गन ने दिया था? किसने दिया था? चलिए इन इंग्लिश समझते हैं। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, डार्विन ने, मॉर्गन ने या लमार्क में? तो पहले समझते हैं कि बाकी सबने क्या क्या दिया था। आंसर तो जो होगा वो पता है हमें, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं मेंडल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया था? लॉ ऑफ, पहले इंग्लिश समझते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन पे रुकते अभी। मॉर्गन ने क्या दिया था? जल्दी बताओ, मॉर्गन ने क्या दिया था बच्चों? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और लास्ट में बच गया लमार्क, तो इसने क्या दिया था? इवोल्यूशन थ्योरी बेस्ड ऑन, ये भी इवोल्यूशन का थ्योरी दिया था, लेकिन ये किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन फिजिकल बॉडी पार्ट्स यूजेस, ठीक है। अब बच गया क्या? डार्विन। तो डार्विन ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन दिया था, यानी कि नेचर सेलेक्ट करता है इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? डी, ठीक है, डार्विन। क्लियर है? पहले हिंदी में भी समझ लेते इसको। मेंडल ने क्या दिया था? जस्ट ए मिनट बच्चों, ठीक है। तो क्या दिया था? वंशानुक्रम सिद्धांत। क्या दिया था? वंशानुक्रम सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत। डार्विन का भी रुकते हैं, उसके बाद आता है थर्ड मॉर्गन, अनुवांशिकी के सिद्धांत, अनुवांशिकी के सिद्धांत, ठीक है। लमार्क ने क्या क्या दिया था? तो विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चयन द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था बच्चों? डार्विन। तो बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है हिंदी इंग्लिश को? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 19। अब सीधे पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद डायरेक्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कितने पे? 29 पे। जल्दी पे पहुंचते हैं। 29, 29, 25, 26, 27, 28 और 29, ये रहा, ठीक है। चलिए आते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे। दिख रहा है सभी को? ठीक है। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है उपघटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी इन इंग्लिश में समझते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज carbohydrates from inorganic compounds या substrates using radiant energy are called decomposers, producers, herbivores या carnivores। बहुत इजी सा है, ये तो बेसिक ही है, आप सभी बता सकते हो क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी बताओ 29 का आंसर। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन वाला फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या होगा? तो यस, वेरी गुड, उत्पादक, यानी कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग यानी कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसे कहा जाता है उत्पादक, यानी कि सब एग्जांपल क्या हो जाएगा? सभी हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है। यानी इंग्लिश में आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर्स। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30।
अब आ रहे हैं सेक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 था ना, 1 मार्क्स का, ये रहा। चलिए, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। ठीक है, पहला है वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। दूसरा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना। तीसरा, विकासात्मक गतिविधियों के लिए वृक्षों को काटना। या घ, सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देने का निर्विवाद अधिकार है। तो आंसर आप पहले इंग्लिश में समझते हैं। द इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट इज, यानी कि क्या उसका इंपॉर्टेंस था, किस लिए किया गया था। पहला, टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। बी, टू इग्नोर द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। या सी, टू कट डाउन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर डेवलपमेंटल activities. Okay, now the last one, government agencies have the unquestionable rights to order destruction of trees in the forest. तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, ए क्या होगा हमारा, मतलब मेन आप बोल सकते हो मेन कारण क्या था चिपको आंदोलन का, यानी पेड़ से जो लिपट रहे थे, कहाँ के, उत्तराखंड के जितने भी लोग थे। स्टार्ट किसने किया था बताओ जल्दी से, और ये कहाँ पे हुआ था। तो बेसिकली 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था, याद रखेंगे, चमोली में। ठीक है, 1973 में चमोली में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, सेम चीज वही चीज यहाँ भी इंग्लिश में भी लागू होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या था, ये ए, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, यानी कि टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्लियर है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा हो गया एमसीक्यू। उसके बाद चलते हैं ब्रीफ वाले क्वेश्चंस पे। तो ब्रीफ वाले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, यानी कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, और हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव देयर वेस्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, उत्सर्जन क्या है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे उपपाच्य यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है, और इसमें आप सेकंड पॉइंट्स में फिर क्या इंक्लूड करेंगे, एक कोशिकीय जीव सरल विसरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपशिष्ट क्या करते हैं, अपशिष्ट को हटाते हैं। क्लियर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, यानी कि इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, व्हाट इज एक्सक्रीशन। What is excretion? Excretion means removal of harmful, toxic or waste materials from the body is called excretion through different ways. ठीक है, और इसमें आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बताना था। क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्रत्येक के दो कार्य लिखे, किसका, विसरण और अंडाशय का, विसरण और अंडाशय का बताना है, यानी कि राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। पहला टेस्टिस, दूसरा ओवरीज। क्वेश्चन नंबर जो 35 है ना, ये और करके आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन ये है 35, इसी का और है, या तो आप ये वाला करो या ये वाला करो। क्लियर है, ओके। नाउ सेकंड वाला पढ़ते हैं, मानव मादा प्रजनन तंत्र में ए प्लासेंटा, बी फैलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, इंग्लिश में इसको समझते हैं, मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, दूसरा फैलोपियन ट्यूब इन द ह्यूमन फीमेल सिस्टम। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए आप जो लिखेंगे हिंदी में पहले उसे हम समझते हैं। मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लासेंटा का क्या भूमिका है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो प्लासेंटा मां और भ्रूण के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, यह गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भनाल के जरिए भ्रूण को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, प्लासेंटा। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे, प्लासेंटा गर्भनाल के जरिए अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर यानी कि छान कर
छानकर बाहर निकालता है। भ्रूण से निकलने वाले यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों प्लासेंटा के जरिए मां के खून में पहुंच जाता है और वहां से क्या क्या होता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है, यानी कि छन जाता है बाहर। ठीक है। प्लासेंटा हार्मोन का उत्पादन करता है। ये हार्मोन गर्भ अवस्था के दौरान मां के ग्लूकोज यानी कि चयापचय को प्रभावित करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप प्लासेंटा के लिए, तो प्लासेंटा मां और भ्रूण के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। यहां पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, ठीक है। तो प्लासेंटा को इंग्लिश में आप कैसे बताओगे? इट इज द कनेक्शन लिंक बिटवीन द ग्रोइंग फीटस एंड द मदर। ठीक है। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय द फीटस एंड द removal of the toxic waste substance is being carried out, or you can say is being transported from the fetus body to the you can say female body through the placenta. Placenta provides nutrition and high oxygen also. ठीक है। ये सब आप लिखेंगे किसमें? प्लासेंटा का रोल में। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब का हम लोग समझते हैं, फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल। चलिए, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे फैलोपियन ट्यूब को ही और क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को जिसे डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। क्लियर है? डिंब वाहिनी कहते हैं। अंडों और शुक्राणुओं को क्या करता है? ये का परिवहन करता है, यानी कि ले करके जाता है। ठीक है। तथा निषेचित यानी कि उसी जगह पे क्या होता है? परिवहन करने का मतलब क्या हुआ? एक तरफ से अंडा आया, एक तरफ से शुक्राणु आया, दोनों का मिक्सिंग जो हुआ जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन हुआ अंडे का, वो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है। तथा निषेचित अंडों को गर्भाशय तक ले जाने का काम कौन करता है? ये फैलोपियन ट्यूब ही करता है। पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन में लिखेंगे अंडों का परिवहन यानी कि फैलोपियन नलिकाएं अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। फिम्ब्रिया यानी कि जो ऐसे फिंगर यानी कि उंगलियों के जैसा जो दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। वो छोटे छोटे बालों के जैसा रहता है। ठीक है। फिम्ब्रिया अंडों को उठाकर गर्भाशय की ओर ले जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे शुक्राणुओं का परिवहन यानी कि शुक्राणु गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं जहां वे अंडे को निषेचित करते हैं। ठीक है। तीसरा, निषेचित अंडे का परिवहन यदि निषेचन होता है यानी अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? फैलोपियन नलिकाएं निषेचित अंडे को गर्भाशय की ओर ले जाती है। कौन? वही फिम्ब्रिया वाला। ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट, संकुचन। क्या होगा संकुचन? तो आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब में लयबद्ध संकुचन होती है। लयबद्ध मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है। लयबद्ध जैसे समुद्र का किनारा पे कैसे आप देखते हो लहर ऐसे ऐसे होता है ना, वैसे लयबद्ध होता है। ठीक है। जिन्हें पेरिस्टालसिस कहा जाता है, ऐसे जो मूव कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है। जो अंडे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे सीलरी गतिविधि यानी कि फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, जो अंडे को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए, ठीक है, मदद करने के लिए लहर जैसी गति में धड़कते हैं। क्लियर हो गया? ये आप पूरा पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब क्लियर। इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखेंगे? फैलोपियन ट्यूब को बेसिकली आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब इज अ प्लेस वेयर एग after the production of egg from the ovary it comes to and rest at the isthmic junction where from vagina the sperm enters inside the uterus and goes to the fallopian tube, and at the site of fallopian tube the fertilization takes place and the आप बोल सकते हो zygote का formation होता है वहां पे, and the zygote formation takes place. Then from the fallopian tube zygote is being transported to the uterine wall with the help of fine आप बोल सकते हो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सीलिया। ठीक है। तो वो क्या होता है? वहां पे डिवाइड करते करते वो कहां पे आता है? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो कहां पे आके चिपक जाता है? तो यूट्रस वॉल यानी यूट्राइन का वॉल। और यूट्राइन का वॉल क्या प्रिपेयर करके रखता है? वो बहुत ही थिक हो जाता है। किसके हेल्प से? तो वहां पे थिक लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्लस थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है। ताकि किस लिए? अच्छा, वो कौन बताएगा मुझे कि प्लासेंटा वहां पे क्यों चिपकता है?
सॉरी इम्ब्रियो, ग्रोइंग इम्ब्रियो क्यों चिपकता है वहां पे? बेसिकली इसलिए चिपकता है ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, उसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड जो हो रहा है उस ग्रोइंग फीटस का, उसको प्रोवाइड कर सके। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है ना ये वाला, नीचे वाला तो हम लोग डिस्कस कर लिए पहले। अब टेस्टिस और ओवरिस यानी कि वृषण और अंडाशय के बारे में देखते हैं। चलिए, वृषण क्या है? वृषण का कार्य क्या करता है? वो शुक्राणु उत्पादन, हाँ शुक्राणु उत्पादन, कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। जिन्हें शुक्राणु जनन नामक, क्या शुक्राणु जनन दिख रहा है ना आपको? शुक्राणु जनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से शुक्राणु जोजा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुक्राणु जोजा बोलते हैं यानी स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, यह नर युग्मक भी कहा जाता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, हार्मोन उत्पादन करता है कौन? वृषण। कैसे? तो वृषण कौन सा हार्मोन निकालता है? तो आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन नामक प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन, और अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा किस में होगा? फीमेल में, यानी कि महिला में सबसे ज्यादा होगा क्या? एस्ट्रोजन का, ठीक है। लेकिन पुरुष में भी होता है थोड़ा सा कम मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, का उत्पादन करते हैं। तीसरा आप बताओगे प्रजनन कार्य में विनियमन, ठीक है। चौथा बताओगे, चौथा में क्या है? यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका वृषण का, वृषण का कार्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसका? वृषण के बारे में देख लिया, यानी कि टेस्टिस के बारे में। अब अंडाशय यानी कि ओवरीज के बारे में चलिए देखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग ओवरीज के बारे में, ठीक है। अंडाशय, अंडे का उत्पादन, अंडाशय में अंडाणु कोशिकाएं होती है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान निकलती है, ठीक है। दूसरा, हार्मोन का उत्पादन करता है कौन? अंडाशय। कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अभी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तीसरा, अंडों की सुरक्षा कौन करता है? अंडाशय अंडे की कोशिकाओं की तब तक यहाँ पर कंडीशन है, तब तक रक्षा करते हैं जब तक वे शुक्राणु द्वारा निषेचित होने के लिए, ठीक है, तैयार नहीं हो जाते। क्लियर है? यहाँ पे आपका खत्म होता है अंडाशय का, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन 36, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? पहला। दूसरा, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक की सूची बनाएं। क्लियर है? क्यों बचाना चाहिए और किसके वजह से हो रहा है वो भी बताना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में, व्हाई मस्ट वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों बचाना जरूरी है, ठीक है। और फैक्टर्स बताना जिसके वजह से क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखने पहले हिंदी में, हिंदी में पहले इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, क्या है? ये रहा आपका आंसर, ठीक है। वन कई कारणों से महत्वपूर्ण है जिनमें शामिल है, आपको ऐसे करके बताना होगा आंसर, ठीक है। पहला, ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इन्हें पर्यावरण का फेफड़ा माना जाता है। किसे? वन को। क्लियर है? दूसरा, वर्षा, वन वर्षा कराने और पृथ्वी पर जल प्रवाह में सहायता करते हैं, ठीक है। अगर वन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, क्योंकि नमी बनाता है, बादल बनता है, ठीक है। चलिए, तीसरा, मिट्टी का कटाव, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकता है, और उपजाऊ मृदा उत्पन्न करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, वन अनेक पशु प्रजातियों का घर है तथा विविध प्रकार के पौधों और पशु जीवन को सहारा देते हैं,
क्लियर है, इसलिए हमें बचाना चाहिए। ठीक है, पांचवा, जलवायु परिवर्तन वन वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने और कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने में मदद करता है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है गैस, वो कौन ले लेता है? तो सभी हरे भरे पेड़ पौधे, यानी कि जंगल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट क्या था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? तो आप बताओगे। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार दो प्रमुख कारण है। पहला बताओगे शहरीकरण, दूसरा खनन। क्लियर है, यानी कि अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग इंग्लिश में। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए, तो सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 से 42, यानी कि सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन सी में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कहां पे है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 40? ये रहा। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। ठीक है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का मेंडल हिंदी में पहले समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी करते जाएंगे, बाइलिंगुअल करते जाएंगे। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों ने प्रदर्शित किया कि विपरीत लक्षणों वाले, यानी अपोजिट कैरेक्टर्स वाले, ठीक है, अपोजिट, एक लंबा है तो दूसरा छोटा, ठीक है, वाले मटर के पौधों को पार करके तथा संतानों का अवलोकन करके लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में प्राप्त होता है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा, जैसे स्नैपड्रैगन वाला जो था, जो फूल था, कहीं पे रेड था, कहीं पे क्या था? व्हाइट था, लेकिन दोनों को ही चल रहा था, रेड व्हाइट, लेकिन एक नया ही निकला, क्या? पिंक वाला। ठीक है, चलिए उसी को समझते हैं। द्विसंकर क्रॉस, यानी कि सेकेंड वाला। ठीक है, मेंडल ने विभिन्न बीज विशेषताओं वाले मटर के पौधों का संकरण किया, जैसे कि पीले गोल बीज और हरे झुर्रीदार बीज का। दूसरा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी मतलब फिलियल 1 जनरेशन। ठीक है, F1 पीढ़ी की सभी संतानों के बीज गोल पीले थे, ये बात जानते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा F2 पीढ़ी का क्या है? यानी F2 फिलियल जनरेशन। ठीक है, F2 पीढ़ी में विभिन्न प्रकार के बीज गुण थे, जिनमें गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और क्या था उसका कैरेक्टर? झुर्रीदार हरा शामिल था। इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले थे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हमारा खत्म होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आई थिंक अब क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी सेक्शन डी में चलते हैं हम। ठीक है, सेक्शन डी में बायो का हाँ ये रहा, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए और उसका एक लक्षण भी बताना है। ठीक है, यानी इंग्लिश में समझते हैं। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल? नेम द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड स्टेट इट्स वन सिम्टम्स। ठीक है, हाउ डू, अच्छा हाँ ठीक है, ये ए था। बी में इसका क्या है? शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं? बी, हाउ डू नर्व इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी? इसी का दूसरा है और करके, यानी 5 मार्क्स का। ठीक है, न्यूरॉन की संरचना बताएं और उस पर निम्नलिखित को लेबल करें। पहला क्या है? डेंड्राइट को बताना है, कोशिका काय और नाभिक केंद्र यानी एक्सॉन को बताना है।
बी है न्यूरॉन के भागों के नाम बताएं जहां सूचना प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है, आपको बताना है, जहां इस आवेग को आगे संरचना के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर चौथा आपको ये भी बताना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को परिभाषित करें, यानी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग। कौन कौन सा लेबल करना है? डेंड्राइट दिखाना है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड एक्सॉन आपको दिखाना है। ठीक है, फिर नेम द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, इसी का बी पार्ट है, वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, यानी क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स वाला, आपको आंसर बताना है। ठीक है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। Third, where this impulse must be converted into chemical signal for onward transmission. Define neuromuscular junction. क्लियर है बच्चों? ऐसे करके आपको आंसर्स बताने हैं। ओके, चलिए आगे आगे बढ़े, आंसर्स देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दो। डेंड्राइट दिखा दिए, ऐसे वाला जो फिंगर वाला जो स्ट्रक्चर, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। देन पूरे इस बॉडी को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ऐसे करके इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल को घेरने वाला जो परत है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। देन ये जो लंबा सा ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है, ये लंबा सा ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप, ऐसे वाला है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच के गैप, ये बीच के गैप को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, और ये जो कवर है ऊपर से जो ये कवर है, ये जो कवर है, ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। क्या है? माइलिन शीथ। क्लियर है? चलिए इसको और थोड़ा सा नीचे देखते हैं, नीचे के पॉइंट को। यहाँ पे एक्सॉन जहाँ पे आके खत्म हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इसी को हिंदी में समझते हैं। चलिए ध्यान देंगे। बीच के पार्ट को यानी न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक था, क्वेश्चन में दिखाने का था, दिखा दिया हमने। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा था? डेंड्राइट बोल रहा था दिखाने के लिए, क्वेश्चन में हमने डेंड्राइट्स भी दिखा दिया। ये रहा डेंड्राइट, दिख रहा है आपको? ठीक है, फिर उसके बाद तंत्रिकाक्ष है, यानी कि एक्सॉन। एक्सॉन को बोला गया था दिखाने के लिए, हमने दिखा दिया। देखो तंत्रिकाक्ष। ठीक है, उसके बाद जो नहीं बोला गया था तो उसको नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानना है सारा चीज। ठीक है, क्या है? रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कुछ कुछ दोनों में सिमिलैरिटी तो दोनों का होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, दाना दाना जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब इसे हम क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। देखो यहाँ हिंदी वाले में भी देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर से जो कवर था जो इंग्लिश में था माइलिन शीथ, सेम इसी तरह माइलिन माइलिन आवरण। क्लियर है बच्चों? और सबसे लास्ट में जहां पे एक्सॉन खत्म होता है उसे क्या बोलेगा? तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया डायग्राम न्यूरॉन का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत धारा प्रवाह होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बच गया, डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ, ये रहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, बेसिकली दो, आप बोल सकते हो दो साइनेप्स। साइनेप्स मतलब एक न्यूरॉन जहां पे खत्म हुआ, दूसरा न्यूरॉन जहां से चालू होगा, उस बीच के गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक क्या होता है? मॉलिक्यूल बनता है, यानी जो मैसेज है पहले एक्सॉन से आया, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से आया, एक्सॉन टर्मिनल तक गया, फिर वो क्या करेगा? उसको एक मॉलिक्यूल में, केमिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो, क्या 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 बोलते हैं उसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जगह का नाम हुआ, लेकिन उसको न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां पे आके जो चीज मिल रहा है। ठीक है, एक सिनेप्स है जहां मोटर न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर मिलते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र से विद्युत आवेगों को मांसपेशी क्रिया में परिवर्तित किया जाता है।
किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने टोटल बायो का क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस अगर आता है दोबारा से जैकबोर्ड का तो हम लोग अपलोड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को आपके सामने रखेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप तुरंत उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को। 11, 10th बायो, बेसिकली 10th के लिए अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको फिजिक्स में भी मिल रहा है, केमिस्ट्री में भी मिल रहा है, बायो में भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरी